हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट जनवरी 2024 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह इस सीरीज की पहली क्लास है। इसमें हम बाल विकास यानी सीडीपी के पिछले सालों के पूछे गए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। अब देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। While participating in a sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw, and his sister can participate in rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts, अब देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। क्यों? क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह प्रदर्शित करता है, यह क्या दर्शाता है? जेंडर कॉन्स्टेंसी, इक्वालिटी, इक्विटी या स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जेंडर संबंधिता, समानता, समता या रूढ़िवादिता। चलिए पहले हम इन चारों टर्म्स को ढंग से समझते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे। तो देखिए, जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी लिंग स्थिरता, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, स्थिरता मतलब कॉन्स्टेंसी। ये हो गया बायोलॉजिकल सेक्स, जो कि या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इस अवधारणा को कहते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। अब देखिए, जेंडर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब होता है बराबर का अधिकार, समान अधिकार, दायित्व और अवसर। हर किसी को समान अधिकार, दायित्व और अवसर प्रदान करना, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। ये होता है जेंडर इक्वलिटी। अब देखेंगे जेंडर इक्विटी। इक्विटी एक इक्वलिटी का ही बेटर वर्जन है। अब देखिए ये क्या है? महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार निष्पक्ष व्यवहार करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो। अब समान अवसर तो इसमें भी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उनकी परिस्थितियों के अनुसार। जैसे कि चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेट्रो जा रही है। अब मेट्रो में सफर करने का अधिकार सबको है, लेकिन मेट्रो में पहला डब्बा जो है वो लड़कियों के लिए आरक्षित है। क्यों आरक्षित है? क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए और एक कंफर्टेबल जोन के लिए। क्योंकि लड़कियों के प्रति हरासमेंट केस ज्यादा होते हैं और उनकी सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना है, इसलिए मेट्रो में एक डब्बा लड़कियों के लिए आरक्षित है। ये हो गया जेंडर इक्विटी का टाइप। अब वैसे तो मेट्रो के पूरे डब्बे में बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल सभी चढ़ सकते हैं। ये है जेंडर इक्वालिटी। और पहला डब्बा जो लड़कियों के लिए आरक्षित है, ये हो गया जेंडर इक्विटी। उनकी परिस्थितियों और कंडीशन के अनुसार अवसर देना है, ये है जेंडर इक्विटी। जैसे कि किसी जॉब में या किसी फील्ड में लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही कम है। अब बिल्कुल ही कम है तो उसे बढ़ाने के लिए हम लड़कियों के लिए आरक्षण रखते हैं 30%, 20%, या अदर कैटेगरीज के लिए भी आरक्षण रखे जाते हैं। तो ये क्या है? ये जेंडर इक्विटी है। चलिए अब देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादिता, जो पहले से समाज में एक गलत धारणा चल रही है किसी के प्रति, उसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता। देखो, लिंग के आधार पर व्यक्तियों की विशेषताओं, व्यवहार या भूमिकाओं के बारे में व्यापक रूप से प्रचलित, जो बचपन से चली आ रही है, अक्सर गलत विश्वास या सामान्यकरण है। जैसे कि कहते हैं कि पहलवानी का काम है तो लड़के ही करेंगे, किचन में खाना बनाना है तो ये लड़कियां ही कर लेंगी, है ना, पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे सिर्फ लड़कों को, लड़कियों के लिए पढ़ाई नहीं है, उनको किचन का काम करना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब रूढ़िवादिता है, जो कि गलत है। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर वापस। अब क्या है कि तनुज अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है। तो ये क्या कर रहा है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहा है, एक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, खाली स्थान, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब अपसारी चिंतन के बारे में बताना है, और जबकि अभिसारी चिंतन, यानी डिफरेंशिएट करना है दोनों को, डाइवर्जेंट थिंकिंग और
कन्वर्जेंट थिंकिंग। चलो इनको समझ लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास कोई भी प्रश्न है या फिर कोई सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, उसके लिए हम बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। बहुत सारे आइडिया जनरेट करते हैं। तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है इसके लिए, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे आइडियाज को मिला के हम एक बेसिक सॉल्यूशन तक पहुंचे, बेस्ट सॉल्यूशन। बहुत सारे आइडिया हमारे पास है, उन सबको इकट्ठा करके हम एक बेस्ट सॉल्यूशन में पहुंचते हैं, तो वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग किस लिए यूज होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन करना है तो बहुत सारे पहलुओं को सोच में ध्यान रखते हुए आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं आइडिया जनरेट करने के लिए। किसी भी एक विचार के बारे में बहुत सारे आइडिया आते हैं हमारे दिमाग में, तो ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है? इनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स इज, और कन्वर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। पहला ही सही लग रहा है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ये क्या करता है? अपसारी चिंतन करता है। जबकि अभिसारी चिंतन क्या करता है? एक सही समाधान पर स्थिर है, बहुत सारे आइडियाज को मिला के एक सही समाधान पर लेके आता है। तो ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एक सही समाधान पर स्थिर है, ये गलत हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग आ गई इसमें तो। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मौखिक और गणित के बारे में नहीं है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? पहला, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, वो होता है अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन क्या होता है? एक सही समाधान पर स्थिर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट? आज हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि समावेशी शिक्षा। पहले हम एक बार समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ऐसा शिक्षण वातावरण बनाना जो सभी विद्यार्थियों का स्वागत करे और उन्हें समर्थन दे, चाहे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं कुछ भी हो, जिनमें विकलांग, विविध शिक्षण शैलियां या विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी भी शामिल हो। यह सभी के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, अपनेपन की बढ़ावा भावना को बढ़ावा देने तथा सभी के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका सोशल स्टेटस कुछ भी है, आप विकलांग हैं या किसी प्रकार क्षतिग्रस्त है, इन सभी को एक साथ एक ही मंच पर शिक्षा का बराबर अवसर देना, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्या है? समावेशी। अब देखो क्वेश्चन में एक बात हमने गौर नहीं करी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ये नहीं, इस जब भी ये क्वेश्चन में आए तो इस पर गोला लगा लो, ताकि आप मिस ना कर दो। कई बार क्या होता है, यहाँ तो नहीं पढ़ लिया हमने, लेकिन ऑप्शन पढ़ते पढ़ते हम नहीं भूल जाते हैं और जो सही लगता है उस पर टिक मार देते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए नहीं पर गोला लगा दोगे तो आपको याद रहेगा। चलिए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, यानी कि जो एक्सक्लूड ना करे। ठीक है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल सही है। एक समावेशी शिक्षा कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है। बिल्कुल सही बात है। अब जब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे तो उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होगी, और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। वैसे ही पढ़ लो आप, एक नेगेटिव सेंटेंस है। सीटेट में जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखे, उसे तो वहीं गलत कर देना है आपको। देखो, निश्चित पाठ्यक्रम यानी कि फिक्स्ड करिकुलम। जब इतने सारे बच्चे होंगे समावेशी शिक्षा में, बहुत सारे बैकग्राउंड में अलग अलग लेवल के बच्चे होंगे, तो फिक्स्ड करिकुलम तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन होता है गलत, लेकिन हमें नहीं बताना, यानी गलत बताना है, तो कौन सा होगा? यही वाला होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, चौथा है अजर्सन रीजन।
अब चलते हैं इस पे हम। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। ये किसका है? ये आ रहा है रचनावाद का सिद्धांत। अब देखिए, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। मतलब क्या है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये रचनावाद का सिद्धांत है। कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अब देखिए, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो मतलब पहले तो बोला गया है कि जो शिक्षार्थी है वो ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सही बात है। पैटर्न ढूंढना और पिछले, अब क्या ज्ञान का निर्माण किस प्रकार करते हैं, पहले तो वो जो नई इन्फॉर्मेशन मिली है उसको अपने पिछले इन्फॉर्मेशन से लिंक करने की कोशिश करते हैं और एक पैटर्न ढूंढते हैं, और पैटर्न के आधार पर फिर उसको नई इन्फॉर्मेशन से लिंक करते हैं। ये कहा जा रहा है, जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन को रिटेन यानी याद करने में मदद मिलती है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? दोनों सही है, ये तो हमने मिल लिया। लेकिन अब हमें ये बताना है कि ए की आर सही व्याख्या करता है कि नहीं। मतलब इसका जो ये क्यों का आंसर देता है कि मतलब ये सही है, और ये इसको डिफाइन भी करता है कि इसका रीजन देता है ये। तो अब देखते हैं इसे। तो तो यहाँ से हम पढ़ें तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि हमें ये जुड़ाव करने से क्या फायदा होगा। उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो ये बिल्कुल इसको रीजनिंग करता है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है ना। तो अगर ये कर रहा है तो इसका आंसर होगा एक। ठीक है, चलिए। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखते हैं, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। और दूसरा सेंटेंस है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यानी कि पहला है, एजर्सन क्या कहता है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन लाइन कहती है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह सेम प्रकार का है, हर जगह सेम, हर जगह समान विकास होता है इनका, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या ये सही है? तो जहां तक देखा जाए ये कुछ हद तक सही है, पर बहुत ज्यादा गलत भी है। कुछ कुछ सही है लेकिन कुछ गलत भी है। अब किस प्रकार गलत है? पहली लाइन में इन्होंने बता दिया कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अगर अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक कैसे हो सकता है? हर जगह समान तो नहीं हो सकता। अब समान में कुछ समान कैसे होता है? जैसे स्टेजेस, स्टेजेस तो समान होगी। जैसे पहले बच्चा कहाँ जाएगा? पहले जाएगा इन्फेंसी, शैशव्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोर अवस्था, इन स्टेजों से गुजरेगा। लेकिन वो स्टेजेस, जो असली जो चेंजेस होंगे वो किस आधार पे होंगे? वो उसके इंडिविजुअल लेवल पे होंगे, कल्चरल लेवल पे होंगे, किस कल्चरल में है, किस देश में है, कहाँ रहता है वो, और उसका वातावरण क्या है। इसके आधार पर वो हर जगह पे जो बच्चों का विकास होगा अलग तरीके से होगा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसका कल्चर अलग होगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हम समझ रहे हैं, समझ सकते हैं कि ये गलत है। अब ये गलत है तो हमें ढूंढना है, पहला ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है लेकिन ये तो गलत ही हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। According to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? यानी कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? अब इसके लिए हम पहले जानते हैं थोड़ा एट्रीब्यूशन थ्योरी को, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें क्या है, इसके बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं बी वाइनर, इनका नाम याद रखना, बी वाइनर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है
कि जो पीपल जिस प्रकार का बिहेव करते हैं वो क्यों बिहेव करते हैं, या फिर पीपल्स के लोगों की लाइफ में कोई इवेंट होता है तो इस इवेंट का कॉज क्या है, मतलब वो इवेंट क्यों हुआ, और उस कॉज को हम दो उसमें देखते हैं। उस कॉज के दो पॉइंट होते हैं, या तो वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है या फिर एक्सटर्नल। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में भी हमने पढ़ा है कि मोटिवेशन के भी कितने फैक्टर होते हैं, दो होते हैं, या तो वो इंटरनल फैक्टर होता है या एक्सटर्नल। इंटरनल को पॉजिटिव भी माना जाता है, एक्सटर्नल को नेगेटिव माना जाता है। क्यों नेगेटिव माना जाता है? जैसे कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अब टीचिंग में मुझे मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है तो ये मेरे लिए क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। अब मुझे इसके लिए पैसे मिले ना मिले मैं तब भी पढ़ाना पसंद करूँगा, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? मैं टीचिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है, अब मुझे पैसे मिलने बंद हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, टीचिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। तो ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसको मानते हैं नेगेटिव। इसी प्रकार से कॉज के जो फैक्टर होते हैं ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, और इनका भी सेम फंडा है। ये पॉजिटिव माना जाता है और ये नेगेटिव माना जाता है। चलिए एक बार एट्रीब्यूशन थ्योरी को और डिटेल में देख लेते हैं। हम देखिए एट्रीब्यूशन थ्योरी, इट इज essentially a process where people make inferences about why events occur, whether they are internal or external। मतलब यह मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग यह अनुमान लगाते हैं कि घटनाएं क्यों घटित होती है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। ठीक है, चाहे बाहरी फैक्टर हो या आंतरिक फैक्टर हो, उन फैक्टर की वजह से कोई घटना क्यों घटती है। अब इसमें एट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो एट्रीब्यूशन है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ इवेंट्स एंड बिहेवियर, ईदर वंस ओन और दोज ऑफ अदर। मतलब जो बिहेवियर है, जो इवेंट है, वो इवेंट क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे का कॉज क्या है, उसको एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है वही एट्रीब्यूशन है। अब इसको क्या है, एट्रीब्यूशन थ्योरी को तीन स्टेज में ऑब्जर्व किया जाता है। पहले तो है जो बिहेवियर हम देखना चाहते हैं उस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जॉब में किसी को ऑब्जर्व करना है हमें कि इसकी एफिशिएंसी क्यों कम हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा। अब उसके बाद डिटरमाइन किया जाएगा कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है या बिना जानबूझ के। ये देखा जाएगा कि जानबूझ के कोई लेट आ रहा है या जॉब में अपना एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा है। अब तीसरा क्या है, बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज। उसके बाद वो क्या करेंगे, उस बिहेवियर को देखेंगे, ऐड करेंगे किससे, क्या इंटरनल कॉज है उसके या एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि ये खुद अपने मन से नहीं कर पा रहा है काम, उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टाइम नहीं मिल पा रहा है उसे काम करने का, या फिर तबीयत खराब है या कुछ और रीजन है जो एक्सटर्नल है। तो ये कॉज और कैजुअल फैक्टर जो होते हैं वो बेसिकली दो है। दीज आर इंटरनल, इंटरनल क्या होते हैं, जैसे इसकी एबिलिटी, एफर्ट, ये होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल हो गए टास्क डिफिकल्टी, मान लो किसी को डिफिकल्ट टास्क दे दिया, या फिर लक, कोई लकी हो गया, कोई कहीं से सॉल्यूशन मिल गया वहां से कर लिया। और ये क्या होते हैं, या तो स्टेबल होंगे या फिर कंट्रोलेबल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अब किसी भी काम के लिए मान लो लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना किस इन सब में से किस में हो सकती है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बाहरी आरोपण हमेशा नेगेटिव होगा। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक, ये तो गलती हो गया। अगर सफलता के लिए हम बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढेंगे तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, कोई फायदा नहीं है। अब देखो, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, यानी कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, ये तो गलती है। इससे तो हम कितनी भी कोशिश कर लें और बेहतर प्रदर्शन की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन पे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। इंटरनल एट्रीब्यूशन हमारा बेस्ट होगा। हमें हमेशा किसी भी काम में मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए, इंटरनल एट्रीब्यूशन, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। Which of the following is a key principle of progressive education? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, इसका एक प्रमुख सिद्धांत है। इनमें से कौन सा वो प्रमुख सिद्धांत है ये बताना है हमें। अब ये जानने के लिए हम एक बार जानते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन को।
अब पहले तो ये देख लीजिए, इसके फादर यानी इसके जनक किसको कहा जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माना जाता है जॉन डेवी को। इन्होंने इस पे 4 प्रिंसिपल दिए थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। अब वो क्या है हम वो समझते हैं पहले। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो लर्निंग होनी चाहिए, अधिगम जो होना चाहिए वो डूइंग से होना चाहिए, यानी करने से, यानी कि ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, पहला प्रिंसिपल, जो कि नाम से पता चल रहा है हमें, करके सीखना। ठीक है, डिस्कशंस, दूसरा इसका मेन प्रिंसिपल है डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन पेरेंट्स में, बच्चों में, टीचर्स में ये डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा बच्चा उससे ही बहुत सीखेगा। ठीक है, तो ये सोशल इंटरेक्शन हो गया, तो इससे क्या पता चलता है हमें, एक बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। अब देखते हैं इंटरेक्टिव। अब जो क्लास है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जो क्लास है टीचर और बच्चों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी वो क्लास बेहतर है। वरना वो लेक्चर पद्धति पे चला जाएगा जिसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कई सारे डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाएं। जैसे कि कोई बच्चे ने बायोलॉजी में कुछ करा, उसको वो मैथ्स की क्लास में कैलकुलेट कर रहा है, उसे फिर आर्ट की क्लास में बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, बच्चे को सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं पढ़ा के अलग अलग डिसिप्लिन को पढ़ाना चाहिए, और उसको आपस में कनेक्ट करना, यानी कि उनको आपस में लिंक करना भी सिखाया जाना चाहिए। इससे बच्चे का जो अप्रोच होता है वो ब्रॉडर होता है, जो थिंकिंग जो होगी उसकी ब्रॉडर होगी, बहुत दूर तक व्यापक सोच रखेगा वो। ठीक है, तो ये है 4 प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। इनसे हमें क्या समझ में आता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इसमें, लर्निंग बाय डूइंग है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर दोबारा। हमें बताना है प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत। पहला देखिए, छात्रों को के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ये तो कोई सिद्धांत नहीं है उसका। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द। पैसिव रेसिपिएंट, ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, मैंने भी पढ़ा था। स्टूडेंट क्या है इसमें, एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, यानी सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और अगला है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। अब देखो ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया अपना। करिकुलम शुड बी प्री डिटरमिन्ड एंड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं हो सकता है क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, तो यानी कि हर बच्चा अपने हिसाब से अपने तरीके से करेगा। तो अगर यूनिवर्सल बना देंगे तो सबकी थिंकिंग एक जैसी हो जाएगी और सबको सोचने का एक ही जैसा अवसर मिलेगा, तो ये फिर ये डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग की ओर ले जाएगा, जो कि गलत है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक टास्क होने चाहिए। अब ऑथेंटिक टास्क का क्या मतलब है, अब देखो लर्निंग बाय डूइंग करना है बच्चे को, तो हमें टास्क भी ऐसे होने चाहिए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, और बच्चा खुद से करके सीखे, खुद से करके सीखे। अगर हम ऐसे ऑथेंटिक टास्क नहीं रखेंगे तो बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, और बच्चा कुछ सीख भी नहीं पाएगा। इसलिए इसमें टास्क जो है ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ये तो सिंपल आंसर है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये किस पे बेस्ड है, हमारे माइंड पे बेस्ड है। और ये किस डेवलपमेंट के किस एस्पेक्ट में आएगा, देखो पहले सोशल डेवलपमेंट, ये तो समाज का सामाजिक विकास है, तो समाज से रिलेटेड है। नैतिक विकास यानी कि एथिक्स हो गया, ये मॉरल हो गए, अच्छा गलत इसमें भी नहीं आएगा ये। गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट, ये क्या होता है हमारा
बॉडी की मूवमेंट और मसल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन, इसमें आता है ये, इसमें भी नहीं आएगा। ये हो गया फिजिकल, हो गया ये, क्या हो गया फिजिकल। के बाद संज्ञानात्मक यानी कि कोग्निटिव, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा ये, संज्ञानात्मक माइंड से रिलेटेड है हमारा, तो इसमें आएगा ये, संज्ञानात्मक विकास में आता है ये। सो रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी किस में आती है हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि कोग्निटिव से ही हम क्या सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब स्किल कहाँ से है, इसमें आती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लेव वाइगॉत्स्की proposes that dash is important for self regulation in children, यानी कि बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, लेव वाइगॉत्स्की की थ्योरी पे बेस्ड है। उनकी थ्योरी कौन सी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी। अब इसमें क्या था, इसमें था, इनका बेसिक प्रिंसिपल था कि सोशल इंटरेक्शन बच्चों की जिंदगी में एक क्रूशियल रोल निभाता है। किस लिए, ये डेवलप करता है इनकी कोग्निटिव एबिलिटी को, ठीक, एबिलिटी को। एक बार और अच्छे से समझते हैं इनको। लेव वाइगॉत्स्की बेसिकली एक रशियन सोवियत साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, और इनका कहना था कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने तीन चीज़ों पे बहुत फोकस किया था, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। उनका कहना था कि इन तीनों से ही बच्चा सीखता है, और ये तीनों जब आपस में बच्चे को डेवलपमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये तीन स्टेजेस में बताया था। अब तीन स्टेजेस कौन कौन से थे इनके, पहला था सोशल स्पीच, सोशल स्पीच, उसके बाद प्राइवेट स्पीच, और फिर था इनर स्पीच। अब इसमें क्या है, सोशल स्पीच में है कि बच्चा जो है पहले कौन सी स्पीच सीखता है, आपस में अपने परिवार में लोगों को बातें करते हुए देखता है, तो वहां से वो स्पीच भाषा सीखता है। उसके बाद वो प्राइवेट स्पीच, उसके बाद वो धीरे धीरे बोल बोल कर सीखता है, थोड़े थोड़े वर्ड बोलना सीखता है। और उसके बाद आता है इनर स्पीच, जब ये प्राइवेट स्पीच उसके अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड रूप ले लेता है, मतलब अब जो खुद से बातें करेगा वो कैसे करेगा, इनर स्पीच के जरिए करेगा। तो ये है फाइनल स्पीच डेवलपमेंट का, ये फाइनल स्टेज होता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। लेव वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इनर स्पीच। तो अभी हमने देखा इनर स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनर स्पीच, निजी वाक। बाकी तीनों तो इनसे रिलेटेड ही नहीं है, तो सीधा आंसर अपना इनर स्पीच आ जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। In Lawrence Kohlberg's moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। तो कोलबर्ग की थ्योरी पे चल रहे हैं, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पे जो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनको डिफाइन किया जा रहा है। और सेकंड लाइन में बताते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था कि ये जो डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट, ये स्टेजेस में बढ़ता है, आगे होता है। चलिए इसे एक बार हम समझते हैं अच्छे से। तो ये है कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखो, बच्चा यहाँ से शुरू करता है, मॉरल डेवलपमेंट यानी एथिक्स वगैरह जो होते हैं उसके यहाँ से बनते हैं। पहले सबसे पहले क्या सीखता है वो, पनिशमेंट से बचना चाहता है। वो उस टाइम पे उसे कुछ नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, उसे बस ये पता है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और ये नहीं बोलूंगा या फिर ये नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो सिर्फ ये इस स्टेज पे इससे बचना चाहता है। फिर ये आता है सेल्फ इंटरेस्ट में, इस टाइम वो अपने बारे में सोचता है और खुद को बचाने के लिए ही सोचता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए।
अगला स्टेज है कन्वेंशनल। इसमें क्या है, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स। अब जो बाहर जो देखता है, समाज में देखता है, फिल्मों में देखता है, उससे उसके एथिक्स बनते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस टाइम पे पहले आता है गुड बॉय एटीट्यूड, वो एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है, समाज में सीमित होने की कोशिश करता है, जो वो समाज से सीखता है उसे वो फॉलो करता है। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानता है, और पता चलता है उसे कि लॉ और ऑर्डर किस प्रकार काम करता है, और कैसे ये अपने हिसाब से अलग अलग फ्लेक्सिबल भी है। पहले उसे लगता था कि बिल्कुल रिजिड है, फिर बाद में उसे पता चलता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल अडल्टहुड में। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स। अब क्या है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझता है, और अब ये भी जान गया है कि नियम सब पर लागू नहीं होते, हर जगह सेम नहीं होते, हर जगह अलग अलग होते हैं। तो समाज को एक अलग रूप में देखने लगता है, और इससे अब ये बनाता है अपने प्रिंसिपल, अब ये अपने एथिक्स बनाता है, अपने रूल अपने लॉ बनाता है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, किस भावना को मानना है किसको नहीं मानना है। तो इन स्टेजों में मॉरल डेवलपमेंट होता है कि एक बच्चे का। चलिए अब चलते हैं वापस प्रश्न की ओर। तो पहली लाइन में यही बताया गया था कि बच्चा कहाँ जाता है पहले। इसे मिटा देता हूँ मैं एक बार। मॉरल डेवलपमेंट में बच्चा पहले कॉन्सिक्वेंसेस देखता है एक्ट के, और फिर पता लगाता है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसे क्या पता चलता है, वहां से वो पहुंचता है रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। तो बिल्कुल सही बात है, पहले उसे लगता था कि सबका नियम फिक्स है, फिर बाद में वो वहां पहुंचता है कि नियम और रूल चेंज हो सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल है। तो लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली, और यहाँ भी उसको ही डिफाइन किया गया है कि हाँ, ये कहते हैं कि प्रोग्रेसिवली होता है मॉरल डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, और इसको व्याख्या भी करता है इसकी। ठीक है, तो चलिए कौन सा आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये हो जाएगा अपना सही। ठीक है, चलो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एज प्रश्न नंबर 11। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, which of the following set represents correct match of intelligence and associated characteristics। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधार पर। तो एक बार हम पहले गार्डनर्स थ्योरी देख लेते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की। उन्होंने उसमें कई सारे इंटेलिजेंस बताए थे हमें, टोटल 8 इंटेलिजेंस बताए थे हमें। और उन्होंने कहा था कि सब इंटेलिजेंस, कोई भी एक इंटेलिजेंस एक सिंगल इंटेलिजेंस नहीं होता, उसमें बहुत सारा कलेक्शन होता है अलग अलग इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस का, और उससे मिलके हमारा पूरा एक होल इंटेलिजेंस बनता है। तो अब देख लेते हैं एक बार। नेचुरलिस्ट यानी कि जो नेचर के बारे में जानता है, लिविंग थिंग एंड रीडिंग नेचर, नेचर के बारे में जो इंटेलिजेंस हमें मिलती है वो नेचुरलिस्ट है। स्पेचियर यानी कि विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, ये क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। क्या लिंग्विस्टिक मतलब सही भाषा और वर्ड्स को चुनना जिससे आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ। उसके बाद क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि खुद को समझना, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट, ये क्या इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल क्या है, मतलब आपस में कम्युनिकेट करना अच्छे से और खुद दूसरों की फीलिंग और मोटिव को समझना, ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके बाद है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, हाइपोथेसिस है, और उन सबको प्रूव करना, ये है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है, डिसर्निंग साउंड्स, देयर पिच, टोन, रिदम, टिम्bre, इन सब चीजों को समझना, म्यूजिक के कॉम्बिनेशन, सुर ताल, इन सब को समझना क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, मतलब जो फिजिकल जो एक्ट है, फिजिकल जो गेम खेलते हैं, कूदते भागते हैं, रनिंग करते हैं, ये सब क्या है, योगा हो गया, ये सब क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने प्रश्न के ऊपर। अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है स्किल सही मैच हो रही है। इंटरपर्सनल देखते हैं पहले। क्या इंटरपर्सनल, स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, अदर्स नहीं होगा, इंट्रा में क्या होता है, खुद के बारे में जानना होता है। लॉजिकल मैथमेटिकल, स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटी, ये भी गलत हो गया, मैथ्स में क्या कैलकुलेशन होगी। म्यूजिकल, परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, तो ये देखो म्यूजिक में बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है।
अगला देख लेते हैं, स्पेशल स्किल ऑफ अप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड का अलग था ना, नेचुरल वर्ल्ड का एक बार दोबारा देखते हैं हम। नेचुरल वर्ल्ड का क्या था, ये नेचुरलिस्ट है। स्पेरियल तो विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D है। नेचर से क्या है, नेचुरलिस्ट लैंग्वेज में आता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, म्यूजिकल। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। मतलब लर्निंग, अधिगम के बारे में सही नहीं है। वापस हमें नो पे गोल लगा लेना, नोट पे, या फिर नोट लिख लो ताकि भूलो ना कि हमें उल्टा क्वेश्चन चुनना है। लर्निंग डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, तो बिल्कुल सही बात है, हमारी पिछली ज्ञान पर निर्भर करता है। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीम, यानी कि पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से अधिगम बनता है। जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको भी एक रीऑर्गेनाइज करके तब हम अगले ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, मतलब सामाजिक क्रिया से भी अधिगम संशोधित होती है, बिल्कुल सही है। हम समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं, सामाजिक इंटरेक्शन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखो, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। लर्निंग क्या है, जब प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। अब ये हमें पता चल रहा है सीधा सीधा कि ये है गलत। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है। क्योंकि लर्निंग हमारी क्या कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, या हमें लर्निंग मिल जाती है और उसके बाद लर्निंग हमें होती नहीं है, ऐसा नहीं है। लर्निंग क्या है, प्रोसेस है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक लर्निंग चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसलिए लर्निंग क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, प्रोसेस। तो ये चौथा वाला गलत हो गया और यही चुनना है हमें, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, फोस्टर्ड मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यानी कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसको कौन बढ़ाता है, कौन इंक्रीज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, रिस्पॉन्स सेट, पैसिव इमिटेशन। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग देख के हमें पता चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, पहले उस प्रॉब्लम के आंसर्स ढूंढने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, आइडिया जनरेशन। और आइडिया कैसे जनरेट होगा, जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और उसके बाद इन सब आइडियाज को इकट्ठा करके एक बेस्ट सॉल्यूशन चुनेंगे। तो पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, उसके बाद उसको कन्वर्स करके बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। सिंपल आंसर है इसका तो डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। वापस से कोलबर्ग की थ्योरी आ गई है मोरल डेवलपमेंट की, जो हमने अभी पढ़ी थी। एट व्हाट स्टेजेस आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। मतलब बच्चे क्या कह रहे हैं, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। चलो इसके स्टेज एक बार फिर देख लेते हैं हम। अब ये देखो, कोलबर्ग थ्योरी है यहाँ पे। अब देखो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात कहाँ है, ये यानी कि पहले लेवल में ही है, सेकंड स्टेज पे है ना। चलो, सेल्फ इंटरेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले स्तर के पहले चरण में नहीं, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर तीसरे स्तर में नहीं है, पहले स्तर के दूसरे चरण। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स, मतलब कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, मतलब इंक्लूजन किनका, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके इंक्लूजन के लिए क्या डिमांड रखनी चाहिए, मतलब उनको अगर अच्छे से हम बाकी ग्रुप में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशन, मतलब जो अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए और जागरूकता और संवेदनशीलता दोनों होनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, देखो
पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जो रूढ़िवादी सोच है उसको बढ़ावा देना चाहिए? नहीं, गलत है बिल्कुल। सामाजिक संबंधितता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, मतलब बच्चों को अलग-अलग बिठाना चाहिए, कैसे? सोशल स्टेटस के अनुसार। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वैसे ही काट देना है हमें सीधा। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। मतलब जो एबिलिटी, जिनकी जैसी एबिलिटी है उन्हें उस हिसाब से बिठाना चाहिए। तो इसका मतलब तो हमें इंक्लूजन करना ही नहीं चाहिए। सबकी अलग-अलग क्लास बना देते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी अलग, मेंटल डिसेबिलिटी अलग, बिना डिसेबिलिटी वाले अलग। लेकिन ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इसमें ये भी नहीं आएगा। विभाजित करना ही नहीं है, हमें एक साथ बिठाना है और तब पढ़ाना है। तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। और आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले भी जो भी एजुकेशनल वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।